50 क्वेश्चन तक देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ट्रैफिक स्टडीज वेर डन एट हाईवेज एंड एन इंजीनियर काउंट्स 480 vehicles per hour at a specific location. The probability in percentage of having one or more vehicle pass over an interval of 25 seconds. तो यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटी देनी है कि एक या तो उससे ज्यादा व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी 25 सेकंड के अंदर, प्रोबेबिलिटी 25 सेकंड के अंदर ओवर एन इंटरवल ऑफ 25 सेकंड। तो अगर मैं ये मानूं कि मान लो कि जीरो व्हीकल पास हो, मान लो कि जीरो व्हीकल पास हो, तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, e रेज़ टू माइनस लेम्डा टी एन, और ये सबको आपको पॉइजन फॉर्मूला पता है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का वही लिखा है। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मान लो कि जीरो व्हीकल पास हो, क्योंकि वन और मोर करना है तो मैं कितनी बार करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले लूंगा कि मान लो कि एक व्हीकल पास हुआ, फिर मान लो कि दो व्हीकल पास हुआ, फिर मान लो कि तीन व्हीकल पास हुआ, तो ऐसा तो बहुत सारा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि अभी मैं मान लो कि जीरो व्हीकल पास है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और उसको वन में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएंगे कि 25 सेकंड के इंटरवल के अंदर एक या उससे ज्यादा व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अभी मैं मानकर चल रहा हूँ कि मान लो कि जीरो व्हीकल पास हुए, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का पॉइजन फॉर्मूला से, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब मान लो कि जीरो व्हीकल पास हुए तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, लेकिन उससे पहले लेम्डा टी की वैल्यू क्या होगी, लेम्डा टी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि लेम्डा इज नथिंग बट 480 व्हीकल पर सेकंड लेना होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ सेकंड में, तो लेम्डा की जो वैल्यू है वो व्हीकल पर सेकंड में होना जरूरी है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इंजीनियर काउंट्स 480 व्हीकल्स पर आवर, यानी कि एक घंटे में, एक घंटे मतलब 3600 सेकंड। तो लेम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी कुछ इस तरीके से 480 डिवाइड बाय 3600, यानी कि 0.133 व्हीकल पर सेकंड। तो लेम्डा टी की वैल्यू क्या होगी, लेम्डा टी की वैल्यू 0.133 मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास कितने हैं 25, तो ये हो जाएगा 25। तो लेम्डा टी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3.33, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो लेम्डा टी की वैल्यू आ गई 3.33। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कि जीरो व्हीकल पास हुए 25 सेकंड यानी कि 25 सेकंड के इंटरवल के अंदर। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो व्हीकल पास होने की e रेज़ टू माइनस लेम्डा टी 3.33, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.33 रेज़ टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। प्रोबेबिलिटी फॉर जीरो व्हीकल पासिंग ओवर एन इंटरवल ऑफ 25 सेकंड वो कितनी हो जाएगी, 0.035, 0.035 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि जीरो व्हीकल पास किए 25 सेकंड के इंटरवल के अंदर। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि एक या उससे ज्यादा व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वो भी परसेंटेज में। तो एक या उससे ज्यादा व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस जीरो व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.0356। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1 माइनस 0.0356 इज इक्वल टू 0.964। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन परसेंटेज, जब प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 96.43%। सही आंसर क्या होगा, 96.43%। सिंपल, कुछ नहीं करना था, आपको पॉइजन फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। उसके अंदर हमने ये अज्यूम कर लिया कि मान लो जीरो व्हीकल पास हो रहे हैं, तो जीरो व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई, तो हमें एक या उससे ज्यादा व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कैसे,
1 माइनस करके 1 माइनस 0 वेरिएबल पास होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें आंसर 0.96 नहीं मिला था, हमें उसे परसेंटेज में करना था, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 96.4। ऑप्शन सी में गिवन भी है। आई होप कि सभी का यही आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए था जो कि हमने यहाँ पर समझ लिया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 से, तो क्वेश्चन नंबर 52 से यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू हो रहा है यानी कि नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अब क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 से, कंसीडर वन मेटल बार एज शोन इन फिगर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू 220 सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हाइल इनिशियल टेम्परेचर वाज 50 सेंटीग्रेड। If the coefficient of the thermal expansion is 500 multiplied by 10 raised to minus 8 per centigrade and the elastic modulus is 202 gigapascal, then the magnitude of thermal stress in MPa include in the bar induced in the bar। देखिए यानी कि कितना स्ट्रेस जो है वो डेवलप होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखा ध्यान से तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो मेटल बार है वो दोनों तरफ से कन्फाइंड है, यानी कि वो उसके अंदर स्ट्रेन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई स्ट्रेन जनरेट नहीं हो सकता। अब जहां पर स्ट्रेन जनरेट नहीं हो सकता वहां पर आएगा स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि वहां पर ना तो इलोंगेशन हो सकता है ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो वहां पर आएगा स्ट्रेस। अब यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो होना क्या चाहिए, इलोंगेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन। लेकिन क्योंकि बार कन्फाइंड है इस वजह से स्ट्रेन नहीं हो रहा, इलोंगेशन नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी ई। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जबकि स्ट्रेन नहीं होगा। अगर स्ट्रेन हो जाता तो सिग्मा इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिख देते, क्योंकि अगर स्ट्रेन होगा, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा तो वहां पर स्ट्रेस की कोई गुंजाइश ही नहीं, स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन भी नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, और लिखा हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज है तो इलोंगेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों तरफ से कन्फाइंड बार है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसका फॉर्मूला है अल्फा टी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर स्ट्रेस ये होगा। अब यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर जो टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टी की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, और यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो आपको करना पड़ेगा 220 माइनस 50। ठीक है, ये जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू दी है 202 गीगापास्कल, 202 GPa, लेकिन मुझे आंसर चाहिए स्ट्रेस का किसके अंदर, MPa, तो यहाँ पर 10⁻³ में मल्टीप्लाई। ठीक, तो फटाफट से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 171.7 सिग्मा। काफी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये समझना था कि बार कन्फाइंड है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेस पॉसिबल है। अगर कैंटिलीवर टाइप होता और एक ही मटेरियल यूज हुआ होता तो चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो, वहां पर स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो उस वक्त सिग्मा यानी कि स्ट्रेस विल बी 0। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन नहीं है, इस वजह से स्ट्रेस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जो कि 171.7 MPa। आई होप कि सभी का यही आंसर आ रहा होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 की, तो एक टेबल दिया हुआ है, कंसीडर टू मटेरियल्स, और मटेरियल्स दिया हुआ है मटेरियल 1 और मटेरियल 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, लेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन एनर्जी U1 U2 कहा गया है। अब क्या करना है, द रेशियो ऑफ U2 डिवाइड बाय U1 अप टू नियरेस्ट इंटीजर इज, U2 डिवाइड बाय U1 कहने का मतलब ये कि अगर आप मटेरियल 1 के लिए स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करते हो, मटेरियल 2 के लिए स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका रेशियो देना है, लेकिन रेशियो भी कैसा देना है, U1 डिवाइड बाय U2 नहीं बल्कि U2 डिवाइड बाय U1 देना है। ठीक है, तो वो बात खास ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल U इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये है। तो अब मैं U1 फाइंड कर लूंगा, U1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय P1।
ठीक है। तो अब क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दोनों के लिए अलग है, वॉल्यूम भी अलग है, स्ट्रेस भी अलग है। पहला मटेरियल 1 की बात करूं तो U1 कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसके अंदर एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एरिया जो है वो mm स्क्वायर में दिया हुआ है, mm यानी कि 10⁻⁻6 करना जरूरी है। लेकिन फिर अगर आप उसको 10⁻⁻6 करोगे तो नीचे हमारे पास जो गिवन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है G के। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अप्रोच ये कहता है कि पूरे जो फॉर्मूला है उसको मैं mm और न्यूटन वाले फॉर्म में रखूँ। कौन से फॉर्म में रखूँ, mm और न्यूटन वाले फॉर्म में रखता हूँ। तो अगर मैं mm और न्यूटन वाले फॉर्म में रखूंगा तो 50 mm स्क्वायर लिखना सही होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं लेंथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके साथ में 10⁻³ भी कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है वो 10 मीटर है। अगर मैंने यहाँ पर ये ठान लिया कि मुझे mm में कन्वर्ट करना है तो ये जो मीटर है इसके साथ मुझे 10⁻³ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। सिमिलरली फ्रेंड्स U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय ट्वाइस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू ही रखनी है। ये हो जाएगा 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर था तो इसको 10⁻³ ले लेता हूँ डिवाइड बाय ट्वाइस E 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो U2 की वैल्यू आ जाएगी 5600 न्यूटन इनटू। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, U2 डिवाइड बाय U1 कितना आ रहा है, U2 डिवाइड बाय U1 इज इक्वल टू 5600 डिवाइड बाय 1125। फटाफट से करेंगे तो कितना आ रहा है, देखते हैं 5600 डिवाइड बाय 1125, ये आ रहा है 4.97। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है U2 डिवाइड बाय U1 अप टू नियरेस्ट इंटीजर। 4.97 के नियरेस्ट इंटीजर क्या आता है 5। U2 divided by U1 will be 5। सबका यही आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ आपको दो मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी कंपेयर करनी थी और U2 डिवाइड बाय U1 नियरेस्ट इंटीजर के जो आंसर आ रहा था वो रख देना था। आपको ये फॉर्मूला अगर पता होता तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ वैल्यू ही रखनी थी और थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट करना था। ठीक है, आई होप कि सभी का यही ये आंसर तो आ ही गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 54। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 की, तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है फॉर वन स्पेशली डिजाइन ओवरहैंग बीम एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट बी इज। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट डी, मतलब कि यहाँ पर लिखा है दैट इज एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। काफी क्लैरिफिकेशन दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझना, कुछ नहीं दिया गया है, आपको बेसिक ही अप्लाई करना है। क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट आपको डी पर निकालना है। तो मेरा अप्रोच रहेगा कि सबसे पहले मैं रिएक्शन एट बी फाइंड कर लेता हूँ। तो रिएक्शन एट बी के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू सभी को पता है, सिंपली सपोर्टेड बी में है तो वहां पर मोमेंट 0 होगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, आर बी मल्टीप्लाई बाय 5, आर बी मल्टीप्लाई बाय 5। आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से ही कर रहा हूँ, आर बी मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यूडीएल है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 80, ठीक है, कितने डिस्टेंस में है 7, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 118 किलो न्यूटन। काफी आसान, आरबी की वैल्यू सभी की यही आ गई होगी 118 किलो न्यूटन। लेकिन हमें आरबी नहीं निकालना है, हमें तो मोमेंट बी निकालना है। ठीक है, बी निकालना है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आरबी मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है 2 और 3 5 और 2 और 3, अच्छा आरबी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, एमबी इज इक्वल टू आरबी मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 ये हो जाएगा एमबी। ठीक है, नीचे वाले को मैंने पॉजिटिव लिया है और ऊपर वाले को मैंने नेगेटिव लिया।
नीचे वाले को पॉजिटिव यानी कि रिएक्शन को पॉजिटिव माना है और ऊपर से जो लोड आ रहा है उसे मैंने नेगेटिव माना। तो मोमेंट अबाउट डी क्या हो जाएगा, आर डी मल्टीप्लाई बाई 3, आर में से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है डी, और 80 यानी कि 80 किलोमीटर का जो लोड है वहां से कितने डिस्टेंस पर है, ई और वो 5। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 118 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आंसर कितना आ रहा है फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर विल बी 118 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आ रहा है -46 किलो न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो कीवर्ड था ये क्वेश्चन में वो था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर पुट करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है। अब -46 लिखोगे तो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड कितना है, आपको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना। आपका जो आंसर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड है 46 किलोमीटर मैग्नीट्यूड डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिवाइस मतलब प्लस और माइनस कंसीडर करने हैं। आपकी जो क्वांटिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है 46। तो आपको प्लस 46 यहाँ पर रखना चाहिए होगा। ठीक है, माइनस को कंसीडर नहीं करना होगा। ये कीवर्ड ध्यान में रखना, गेट में कई बार पूछता है कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मतलब माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो 46 अगर आप न्यूमेरिकल आंसर है इस तरीके से क्वेश्चन है तो 46 पुट करोगे तभी उसको करेक्ट माना जाएगा। बाकी क्वेश्चन काफी आसान है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कंसीडर वन कैंटिलीवर बीम हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड, और क्लैरिफिकेशन आगे दिया गया है ब्रैकेट में, दैट इज पॉइंट लोड एट फ्री एंड if the diameter is increased by 32% then the tip deflection is increased by परसेंटेज में बताना कितने परसेंट इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि सिंपल कैंटिलीवर जो बीम है उसके अंदर यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, मान लो कि कितना पी लग रहा है, पी लोड लग रहा है। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू EL³ बाय DEI। ये तो सभी को पता होगा जो लोग गेट 2021 दे रहे हैं, बेसिक इक्वेशन है PL³ डिवाइड बाय 3EI। ठीक है, तो ये हो गया PL³ डिवाइड बाय 3EI। अब यहाँ पर I जो है वो है π/64 d⁴। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यूं कहा गया कि अगर आपने डायामीटर में 32% इंक्रीज किया तो टिप डिफ्लेक्शन, ये है टिप डिफ्लेक्शन यानी कि एंड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर, ये है टिप डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है टिप डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लोड लगने की वजह से ये पोर्शन में जो डिफ्लेक्शन होता है वो है PL³ डिवाइड बाय 3EI। तो I की वैल्यू है π/64 d² d⁴ π/64 d⁴। और यहाँ पर कहा गया है कि 32% डायमीटर में इंक्रीज करो तो आपका आंसर क्या है, यानी कि डिफ्लेक्शन कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो गया कि PL³ डिवाइड बाय 3E तक तो बात सेम है, लेकिन ये जो π/64 d⁴ था ना, इसमें करना है 1.32। ठीक है, क्योंकि 32% इंक्रीज हुआ तो अब डायमीटर कितना होगा 1.32। ये हमारा है केस 2, ये है केस 1 सिंपल। इसमें I की वैल्यू है π/64 d⁴। अब यहाँ पर 32% डायमीटर में इंक्रीज करने के बाद तो ये हो जाएगा PL³ डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय E, और यहाँ से मैं π/64 d⁴ निकाल लूं तो यहाँ पर बचेगा 1.32 d⁴। ठीक है, डेल्टा 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं डेल्टा 1 दे देता हूँ। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू अराउंड, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है π/64 d⁴ ये तो I है, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 डिवाइड बाय 1.32 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.32। अगर मैं ⁴ करूं और इसको इन्वर्स करूं तो ये आ जाएगा 0.329 डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0.329 डेल्टा 1 मुझे मिल गया। क्या आंसर आ गया? नहीं, आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो टिप डिफ्लेक्शन डिक्रीज बाय डैश परसेंटेज, यहाँ पर आपको कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है वो बताना है।
तो परसेंटेज डिक्रीज will be delta 1 minus delta 2 divided by delta 1 with respect to delta 1, ठीक है, तो भी डिक्रीज मिलेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 माइनस 0.329 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डेल्टा 2 की जगह में 0.329 डेल्टा 1 लिख, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.329 यानी कि 0.67 परसेंटेज में लिखना हो तो 67। तो अगर मैं यहाँ पर डायमीटर में 32% इंक्रीज करूं तो टिप डिफ्लेक्शन 67% डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन से समझ में आता है। यहाँ पर गलती करने के चांसेस यहाँ पर है कि आप आंसर 0.329 लिखकर बैठ जाए, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 33% आंसर लिख दें, जो भी गलत होगा। यहाँ पर हमें परसेंटेज डिक्रीज मांगा गया है। परसेंटेज डिक्रीज आपको कब मिलेगा, जब आप डेल्टा 1 से कंपेयर करोगे तभी मिलेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज का यही फॉर्मूला सही होगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा 1। यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 67%। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही है, 67%। आई होप क्वेश्चन काफी अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है, इन अ हेवीली लोडेड बीम द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर ऑब्जर्व्ड एज 505 MPa एंड 202 MPa। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस n1 = 505 MPa और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा n2 = 202 MPa, ये गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमने वैल्यू दी है ना, इसको हमने टेंसाइल मान लिया। कई बार क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू दी ये टेंसाइल के अकॉर्डिंग दी है। अब यहाँ पर आगे क्या है बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन MPa एंड व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टोटल 3 चीज निकालनी है। सबसे पहले कि टाउ मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दूसरा है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो टाउ मैक्स तो काफी आसानी से निकल जाएगा, टाउ मैक्स = सिग्मा n1 - सिग्मा n2 / 2, तो ये हो जाएगा 505 - 202 / 2, तो टाउ मैक्स निकल कर आ जाएगा 151.5, ये तो निकल रहा है। अब यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, लेकिन अगर इनके हम बेसिक फॉर्मूला पे जाएंगे और वहां से अगर ट्राई करेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने की, तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टीडियस जॉब। कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला है, सिग्मा n1 = सिग्मा 1 + सिग्मा 2 / 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा 1 - सिग्मा 2 / 2 स्क्वायर प्लस टाउ। ठीक है, अब हमारे पास शियर स्ट्रेस भी नहीं है, मान लो इसको 0 भी मान लेते हैं तो भी हमारे पास यहाँ सिग्मा 1 भी नहीं है, सिग्मा 2 भी नहीं है, यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिग्मा n1 है। सिमिलरली सिग्मा n2 हमें यहाँ पर माइनस रखने से मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो सबसे पहला तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टीडियस जॉब है और आंसर रॉन्ग आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे ही दी है, क्या कहा गया है, पॉसिबल वैल्यू, आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो एक हिंट दी गई है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो और ऑप्शन भी गिवन है तो हम चेक कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा 1 + सिग्मा 2 = सिग्मा n1 + सिग्मा n2, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा 1 + सिग्मा 2 = सिग्मा n1 + सिग्मा n2। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो भी वैल्यू निकालेंगे ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 505 यानी कि सिग्मा n1 + 202 यानी कि सिग्मा n2। तो कितना होता है ये 505 + 202,
तो 505 प्लस 202 होता है 707, सिंपल। ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू ऐसी हमें सिलेक्ट करनी है कि जिनका समेशन 707 हो जाए। कैसी? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जिनका समेशन कितना आना चाहिए, 707। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप नोट डाउन करके रख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की ऐसी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे तो जिनका समेशन 707 आ सके, ये प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ही हम देखेंगे तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना है, 600 MPa, और सिग्मा 2 कितना है, 107 MPa। तो दोनों का समेशन करेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 707 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का समेशन 707 आ रहा है। कहने का मतलब ये कि हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू, ये दोनों का समेशन 707 ही आ रहा है, और टाउ मैक्स 151.5 जो हमने फाइंड आउट किया था वो भी मेंशन है। तो कहने का मतलब ये कि ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शन में भी ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का समेशन करने से 707 मिलता हो। तो ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में 505, कहने का मतलब है कि उसमें तो ये जो हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड की वही रॉन्ग है, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी टाउ मैक्स की वैल्यू 202 है जो कि गलत है। ऑप्शन डी में भी टाउ मैक्स की वैल्यू 303 है जो कि एक्यूरेट वैल्यू यानी कि 151.5 से गलत है। अब चाहे ऑप्शन सी में आप देखो, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी, बाकी सारे ऑप्शन में देखो तो सारे ऑप्शन में आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो 707 बन ही रहा है। देखो ऑप्शन बी में भी 600 प्लस 107 707 बनेगा, लेकिन टाउ मैक्स की वैल्यू गलत है जो कि एक्यूरेट है 151.5 आनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑप्शन ए सी मिलेगी। बाकी सारे ऑप्शन में भी चाहे 707 बन रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का समेशन, लेकिन क्योंकि टाउ मैक्स जो कि एक्यूरेट हमने फाइंड आउट कर लिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से बी सी डी बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन ए ही सिर्फ करेक्ट आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला पता होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो क्वेश्चन नंबर 57 में गिवन है अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टील स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन consists of steel beam and steel column. The important parameters of steel column is described as below. Modulus of elasticity E is equal to 300 GPa यानी कि gigapascal. Cross sectional area is equal to 15 mm multiplied by 25 mm. Length of column is equal to 1500 mm. अच्छा सारे वैल्यू गिवन है और नोट में लिखा हुआ है टॉप ऑफ कॉलम इज हिंज व्हाइल बॉटम ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड। कुछ नहीं करना है और फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, द मिनिमम क्रिटिकल बकलिंग लोड इज, अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला है बकलिंग लोड का, PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाय LE स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है I मिनिमम, आप भी जब भी फॉर्मूला ये लिखिए तो I मिनिमम लिखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर जो I है वो यूज होगा I मिनिमम। ठीक है, तो I मिनिमम यूज होगा तो उस हिसाब से हमें I मिनिमम यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करेंगे कि BD क्यूब डिवाइड बाई 12 ले लेंगे, और कई बार BD क्यूब डिवाइड बाई 12 I मिनिमम होगा, कई बार नहीं भी होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर जो I यूज करना है वो होना चाहिए I मिनिमम। बात करें इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर एक बार नोट कीजिए लास्ट में, टॉप ऑफ कॉलम इज हिंज एंड बॉटम इज फिक्स। तो एक एंड हिंज है और एक एंड फिक्स है, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू L डिवाइड बाय रूट। ये तो सभी को ठीक है, L डिवाइड बाय रूट 2। अब L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 1500 mm, तो ये हो जाएगा 1500 mm। अब कुछ नहीं करना है, PCR की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, पाई स्क्वायर E कितना है 30
0 यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्योंकि GPA ठीक है गीगा पास्कल है 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई मिनिमम की बात करते हैं। अब यहाँ पर एरिया देखो तो 15 मल्टीप्लाई बाई 25 है, तो अगर आप BD क्यूब करोगे यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 25 क्यूब डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो आई मिनिमम करना है, तो आई मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा DB क्यूब यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 15 क्यूब डिवाइड बाई। बहुत सारे लोग जिन्होंने सिर्फ फॉर्मूला याद रखा है, समझा नहीं है फॉर्मूला को, तो वो यहाँ पर गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, BD क्यूब डिवाइड बाई 12 यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 25 क्यूब डिवाइड बाई 12। हालांकि उनको करना क्या चाहिए, आई मिनिमम लेना चाहिए, चाहे वो BD क्यूब डिवाइड बाई 12 से आई मिनिमम बनता हो या DB क्यूब डिवाइड बाई 12 से आई मिनिमम बनता हो, आपको यूज करना पड़ेगा आई मिनिमम। हमारे केस में आई मिनिमम होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 15 क्यूब डिवाइड बाई 12। अब इफेक्टिव लेंथ यहाँ से हमें मिल जाएगी 1500 डिवाइड बाई √2। ये पूरा करोगे तो आपके PCI की वैल्यू मिल जाएंगी 1518505.5। हमें आंसर किसमें मांगा गया है, किलो न्यूटन में मांगा गया है, हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18.505 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18.505 किलो न्यूटन, यही सही आंसर है। आपको यहाँ पर एक बात नोटिस करनी थी, पहला तो ये कि इफेक्टिव लेंथ ये वाले केस में क्या होती है, एक एंड हिंज हो और एक एंड फिक्स हो, तो इफेक्टिव लेंथ विल बी L डिवाइड बाई √2। और आई मिनिमम ये फॉर्मूला में यूज करना है, जो यहाँ पर हमने अप्लाई भी किया कि 25 मल्टीप्लाई बाई 15 क्यूब डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ही आई मिनिमम बनेगा। ये यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाई 25 क्यूब डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आई मिनिमम नहीं बनेगा, जो कि गलत है। इस वजह से हमने जो सही था वही यूज किया 25। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जांपल। बात करें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है a complex machinery used in production of heavy electrical equipment. In this, one motor driving a solid circular steel shaft and transmit 50 kilowatt of power at 707 rpm. If the diameter of the shaft is 42 mm, then the maximum shear stress in the shaft is। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें दिया हुआ है पावर 50 किलोवाट और दिया हुआ है N 707। तो फ्रेंड्स हमें बेसिक पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 2 पाई NP डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब यहाँ पर पावर की वैल्यू 50 किलोवाट, यहाँ पर 10⁻³ करना पड़ेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई N की वैल्यू 707 मल्टीप्लाई बाई P डिवाइड बाई 60। ये करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 675.339 न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। यहाँ पर टॉर्क P की वैल्यू आ गई 675.339 न्यूटन इनटू मीटर। अब यहाँ पर काफी पॉपुलर फॉर्मूला है टाउ डिवाइड बाय R इज इक्वल टू P बाय J, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 16P पाई d क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं 16P डिवाइड बाय पाई। टाउ की वैल्यू निकल कर आएगी 16, P की वैल्यू कितनी है 675.339, ये है न्यूटन इनटू मीटर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे mm में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा करेंगे कि नीचे हम डिवाइड में जो d करने वाले हैं वो mm में है, d कितना है 42 mm, तो ये हो जाएगा 42, तो टाउ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 46.424। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू 2 पाई NP डिवाइड बाय 60 और आगे टाउ इज इक्वल टू 16P डिवाइड बाय पाई d क्यूब, जो कहां से आया है ये फॉर्मूला। यहाँ पर d/2 रख देंगे, ये है पाई बाय 32 d⁻⁴, तो 32 और 2 वहां से कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा 16 और 16 ऊपर जाएगा तो 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, ये यहाँ से डिराइव आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यूब का इस्तेमाल करते हुए हम टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू लेकर आ गए हैं 46.424 MPa, ठीक है। MPa में लेकर आया यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों इक्विवेलेंट ही। ये क्वेश्चन काफी आसान था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 59। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो क्वेश्चन नंबर 59 में गिवन है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द बीम 400 mm deep and 250 mm wide rectangular simply supported subjected to uniformly distributed load will not fail if bending stress is not exceed to 166 MPa. If the span of the beam is 115 यानी कि 11.5 meters, then the intensity of uniformly distributed loading is kilonewton per meter में लेना है और ब्रैकेट में लिखा है राउंड ऑफ टू अपर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बीम गिवन है, डायमेंशन क्या है जिसका यहाँ 250 है और ये है 400। अच्छा, ये दोनों mm में है। और क्या क्या है, और कहा गया कि ये जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये जो है वो W किलो न्यूटन पर मीटर जो है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस F दिया गया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 166 MPa। कि अगर इतना अप्लाई करेंगे तो बीम जो है वो फेल नहीं करेगा। स्पान ऑफ बीम कितना है 11.5 मीटर। तो कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मुझे करना है F/y = L/I। ये फॉर्मूला है बेसिक बेंडिंग स्ट्रेस का। अब F की वैल्यू है 166 MPa, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से मैं m को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं m को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है W किलोन्यूटन पर मीटर और हमको पता है सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होती है m = WL² डिवाइड बाय 8। एक बार जब मुझे m मिल जाएगा तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा W भी मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर m को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। F = 166 MPa 400 डिवाइड बाय 2 और अब मुझे I मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा BD³ by 12। तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 166 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 400³ डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 2। तो m की वैल्यू तो काफी बड़ी आ रही है, मैं इसको क्या करता हूँ 10⁸ से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा m = 11.067 10⁸ न्यूटन इंटू mm, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन इंटू mm। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें किलो न्यूटन इंटू मीटर में। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 10⁻2। 10⁸ में से 6 जाएंगे तो 8 - 6 2। 11.06 को मैं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1106.67 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना आया मेरे m की वैल्यू 1106.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये m को मैं अगर यहाँ पर रख दूंगा 1106.67 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय L² यानी कि 11.5 स्क्वायर = W, ठीक है। और यहाँ पर जो W मिलेगा वो किसमें मिलेगा मुझे किलो न्यूटन पर मीटर में ही बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो कर लेते हैं हम इसको भी कैलकुलेट 11.5 डिवाइड बाय, ये मुझे 66.94 मिल रहा है। कितना मिल रहा है W = 66.94
94 क्या मिल रहा है किलो न्यूटन पर। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा अपर इंटीजर की तरफ, ऑब्वियस बात है कि 94 तो अपर इंटीजर की तरफ ही करूंगा ना, तो 66.94 मतलब के 67 किलो न्यूटन पर मीटर, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिंपली हमने अप्रोच किया, बेसिक को अप्लाई किया, हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में जब भी कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें तो समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे को कि करना क्या है, क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना। तो जो भी गिवन है उसको आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो डायग्राम से करो, या तो अगर आप डेटा लिख सकते हो गिवन डेटा तो उससे करो। धीरे धीरे आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पहले वही किया, एक डायग्राम बना लिया कि अच्छा भाई ये डायमेंशन है, सिंपली सपोर्टेड है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ये पता चल गया कि भाई W किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे फाइंड आउट करना है, F गिवन है। तो फिर हमने अप्रोच लगाया कि ये फॉर्मूला तो हमको याद है मैग्नीट्यूड स्ट्रेस का, F डिवाइड बाय y इज इक्वल टू m बाय I। यहाँ पर F गिवन है, y गिवन है, तो m यहाँ से मिल सकता है, तो m हमने फाइंड आउट कर लिया। अब m फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये भी पता है कि W स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो वहां से हमें W की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच किए जा सकते हैं जो क्वेश्चन समझ में आपको नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 60। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है a tapered rectangular road of varying cross section is connected as shown in figure. Both the sections are made of same material with modulus of elasticity is equal to 3 multiplied by 10 raised to 5 MPa. If load W is equal to 88 kN is applied at the end Z, then the deflection at end Z is, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें दिया गया है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है, ये है 1 और यहाँ पर ये है 2, ठीक। अब यहाँ पर ये है x एंड, ये है y एंड और ये है z एंड, और यहाँ पर 88 किलो न्यूटन का जो लोड है वो अप्लाई किया गया है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि अगर ये एंड पर 88 किलो न्यूटन अप्लाई किया गया है तो ये भी कितना होगा 88 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमें कोई लोड नहीं है तो अगर हमने ऊपर की तरफ 88 किलो न्यूटन अप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हमें नीचे की तरफ 88 किलो न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कोई लोड गिवन नहीं है। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर y एंड पर लगेगी, और जब हमने ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 88 किलो न्यूटन नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जो मटेरियल 1 और मटेरियल 2 कह दो, ठीक है, ये 1 और 2 दोनों के अंदर लोड तो कितना है 88 किलो न्यूटन जितना ही लग रहा है। अब डिफ्लेक्शन का काफी आसान फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें z पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो z पॉइंट पर फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो xy में हो रहा है, डिफ्लेक्शन जो xy में हो रहा है वो, और डिफ्लेक्शन जो yz में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है दोनों में, ये लोड जो हमने 88 किलो न्यूटन का नीचे की तरफ अप्लाई किया इसकी वजह से डेल्टा yz और डेल्टा x का दोनों जो हो रहा है वो कंबाइन होकर क्या बनेगा डेल्टा z, क्योंकि डेल्टा z सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाला जो डिफ्लेक्शन होगा और नीचे वाला जो डिफ्लेक्शन होगा इन दोनों के समेशन से हमें मिलेगा डेल्टा z। अब डेल्टा xy हमें कैसे मिलेगा, बहुत ही आसान है, डेल्टा xy इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय AE, ठीक है, डिफ्लेक्शन का तो यही फॉर्मूला है। तो P कितना होगा 88 मल्टीप्लाई बाय 10 राइज टू 3, L कितना गिवन है, L1 है हमारे पास, क्योंकि हम xy के लिए कैलकुलेट कर लें तो ये L1 तो हमारे पास कितना दिया गया है 1000 mm, ठीक है, तो इसको हम 1000 mm ले लें। एरिया कितना दिया गया है 300, ये हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के लिए सेम है, ठीक है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, क्योंकि ये 1 और 2 सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के लिए है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 5। तो डेल्टा xy कितना निकल कर आ जाएगा, तो डेल्टा xy यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0.9777 mm, 0.977, ठीक है। तो
कुछ इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा 1 यानी कि डेल्टा एक्स वाई। डेल्टा एक्स वाई जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो डेल्टा वाई जेड भी हम इधर फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा वाई जेड। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वही ई एल डिवाइड बाई ई ई। लेकिन एल और ए की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर पी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, 88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। एल की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी मल्टीपल 2 के लिए 500 और ए की वैल्यू हो जाएगी 100 और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों में सेम ही है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। तो डेल्टा वाई जेड यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1.467। ठीक है, डेल्टा वाई जेड भी मिल गया, डेल्टा एक्स वाई भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा जेड जो कि कुछ नहीं है बल्कि दोनों का समेशन ही करना है, डेल्टा एक्स वाई का और डेल्टा वाई जेड का। तो ये हो जाएगा 0.977 प्लस 1.2। कितना आ गया आंसर हमारा 2.443 डेल्टा जेड 2.4 mm। ठीक है, तो आंसर हमें इसी में डाला था 2 mm में, तो हमने दोनों जगह mm यूज करके 2.443 mm में आंसर है। क्वेश्चन काफी आसान था, सिमिलर क्वेश्चन गेट पास्ट ईयर गेट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो वहां से भी अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, डेल्टा जेड पर जो हमें डिफ्लेक्शन निकालना था वो हमें दो डिफ्लेक्शन का समेशन करना था, डेल्टा एक्स वाई का और डेल्टा वाई। आई होप कि आपका भी यही आंसर आ गया होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोज में नए एग्जाम्पल्स। थैंक यू।